हेलो फ्रेंड्स, मिशन इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की। ठीक है, और हम इम्पीडेंस को इन टर्म ऑफ एबीसीडी पैरामीटर्स देखने वाले हैं और फिर हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवलिंग वेव की। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉन्ग लाइन। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की, देन हमने बात की थी सर्ज इंपीडेंस की। ठीक है, इसी के साथ में हमने बात की थी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसमें हमने कुछ ऐसे फंडामेंटल देखे थे। ठीक है, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी, जैसे कि फेज शिफ्ट क्या होने वाली है, लॉसलेस लाइन के बारे में हमने बात की थी। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे किसी सर्ज इंपीडेंस लोडिंग की। तो जो हमारा नेक्स्ट जो इंटरप्रिटेशन होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। क्या हो जाएगा, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग इसे इन शॉर्टकट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एसआईएल से। ठीक है, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। ठीक है, तो क्या होती है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग? तो जो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग होती है, ठीक है, ये क्या होता है, पावर डिलीवर्ड बाय द लाइन टू द लोड। ठीक है, और वो लोड जो होगा, रेजिस्टिव लोड, वो किसके बराबर होगा, सर्ज इंपीडेंस के बराबर। अब देखो, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि लोड जो है वो क्या होना चाहिए, रेजिस्टिव लोड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होने वाला है, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है, तो हम इसको नोट करेंगे, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग ऑफ द लाइन, surge impedance loading of the line is the power delivered by the line to the resistive load, रेजिस्टिव लोड, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। क्या बोलेंगे, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। ठीक है, रेजिस्टिव लोड यानी कि इसको क्या बोल देंगे हम, यूनिटी पावर फैक्टर लोड। क्या बोल देंगे, यूनिटी पावर फैक्टर लोड, जो कि किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू सर्ज इंपीडेंस जेडएस। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग होती है, ठीक है, वो कौन सी लोडिंग होगी, वो यूनिटी पावर फैक्टर लोडिंग होती है। मतलब एक प्रकार से ये एक्टिव पावर ही होता है ना। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होता है, एक्टिव पावर होता है जो कि डिलीवर्ड किया जाता है किसको, लोड को। और कौन से लोड को, रेजिस्टिव लोड को, जिसका जो कि किसके बराबर होगा, सर्ज इंपीडेंस जेडएस के बराबर। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं, सर्ज इंपीडेंस लोडिंग of the line is the active power। ठीक है, which is expressed in megawatt। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होने वाली है, मेगावाट, क्योंकि ये क्या है, एक्टिव पावर है। ठीक है, तो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग में देखो, यहाँ पर जो करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज कौन सा रहेगा, फेज वोल्टेज, तो VL/√3, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा इंपीडेंस, जो कि क्या होगा, सर्ज इंपीडेंस। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, VL डिवाइड बाय √3। और देखो, सर्ज इंपीडेंस मैंने आपको क्या बताया था, सर्ज इंपीडेंस क्या होता है, तो सर्ज इंपीडेंस जो होता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है किसका, लॉसलेस लाइन का। और लॉसलेस लाइन मतलब जिसका रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा,
अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है? सर्ज इम्पीडेंस इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लॉसलेस लाइन। तो ये हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगी? अंडर रूट एल बाई सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें सर्ज इम्पीडेंस से लोडिंग लिखना है, तो सर्ज इम्पीडेंस से लोडिंग क्या हो जाएगी? तो सर्ज इम्पीडेंस से लोडिंग हो जाएगी √3 VL और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ठीक है, ये करंट का मैग्नीट्यूड। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाएगा √3 VL और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी VL डिवाइड बाय √3 और इंटू √L/C। ठीक है, अब √3 से √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा VL²। ठीक है, डिवाइड बाय, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज का। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड होगा वोल्टेज का, तो ये हो जाएगा VL² डिवाइड बाय √L/C। तो हमारा जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं? तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को हम या तो इस प्रकार भी लिख देंगे, ठीक है, इस प्रकार से भी हो सकता है, VL² डिवाइड बाय ZS, इस प्रकार से भी हो सकता है, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, VL² डिवाइड बाय √L/C। ठीक है, या फिर हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग को VL², ये हो गया, ठीक है, और इंटू अंडर रूट, ठीक है, √C ऊपर आ जाएगा तो √C/L, इस प्रकार से भी आप इस लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो यहाँ से ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज रेटिंग के। ठीक है, और साथ ही साथ किसके प्रोपोर्शनल होगा? अंडर रूट ऑफ कैपेसिटेंस के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? इंडक्टेंस का। ठीक है, तो हम यहाँ से हमको ये ध्यान रखना है, ये हमारे लिए नोट हो गया। नोट क्या हो गया? नोट ये हो गया, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके? वोल्टेज के स्क्वायर के। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग अगेन प्रोपोर्शनल होगा किसके? अंडर रूट ऑफ कैपेसिटेंस के। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? अंडर रूट इंडक्टेंस के। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना, ये आपको रिलेशन यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी लेवल के एग्जाम में हमको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। तो देखो, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की हम बात करें तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग एक प्रकार से क्या होता है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसकी? लोड की। ठीक है, लोडिंग की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सा भी परमिसिबल लोड हो, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के फ्रैक्शन की टर्म में हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो एपरेंट पावर की बात करें, है ना, तो एपरेंट पावर अपने आप में क्या होती है? 100% वैल्यू होती है। ठीक है, बट जब भी हम लोड को यदि कोई पावर डिलीवर करते हैं तो पूरा 100% तो जितना इनपुट से दिया उतना उतना वहां तक पहुंच पाता नहीं है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में भी कुछ पावर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पावर वहां पर डिसिपेट हो जाता है। तो हम ये मेरा कहने का मतलब ये हो रहा है यहाँ पर कि जो 100% आपने पावर दिया था उसका उसका क्या होता है? 80% तक ही वहां पे पहुंच पाता है। ठीक है, या 85% तक ही पहुंच पाता है। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो एक्टिव पावर है ना। वो एक्टिव पावर क्या होता है? वो एपरेंट पावर का फ्रैक्शन होता है। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार से क्या है? एक एपरेंट पावर ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो परमिसिबल जो लोडिंग होगी वो क्या होगा? फ्रैक्शन होगा किसका? इस सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का। तो वो हम नोट करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक नोट लिख सकते हैं कि द परमिसिबल लोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन may be expressed permissible loading of transmission line may be expressed as a fraction of surge impedance लोडिंग। ठीक है,
जो कि मैंने आपको बोला कि जो परमिसिबल लोडिंग होगी लाइन की, उसे हम एक्सप्रेस करेंगे किससे, फ्रैक्शन ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। मतलब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग अपने आप में एक 100% वैल्यू होगी। तो आपने यदि कोई लोडिंग का यदि फुलफिलमेंट किया तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो लोडिंग क्या होगी, 80% ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, 90% ऑफ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, जैसे हम एक्टिव पावर को देखते हैं कि वो एपरेंट पावर का कितना पार्ट है, मतलब कितना पावर टोटल पावर में से कितना डिलीवर्ड हो पाए, उसी को हम एक्टिव बोल देते हैं। ठीक है, और जो लाइन में यहाँ पर रह जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं कि जैसे रिएक्टिव पावर, वह पावर डिसिपेट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और हम क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हम एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होती है, ठीक है, वो क्या प्रोवाइड करवाती है। तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होती है एक्चुअल में एक प्रकार से वो कंपैरिजन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। ठीक है, कि जो जो लाइन की जो लोड कैरिंग कैपेबिलिटी होती है ना, उसको हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ लाइन प्रोवाइड्स कंपैरिजन, ठीक है, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ लाइन प्रोवाइड्स कंपैरिजन ऑफ लोड कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में हमारा डिस्कस हो गया। ठीक है, कैपेबिलिटीज होगा, ठीक है, कैपेबिलिटीज ऑफ द लाइन। तो ये सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो क्या हमने बात की, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या होता है, एक एक्टिव पावर होता है जो कि डिलीवर्ड किया जाता है किसको, लाइन के द्वारा, किसको, लोड को। और वो लोड कौन सा होगा, रेजिस्टिव लोड, यानी कि ये प्रोसेस हो वो किस पे होगी, यूनिटी पावर फैक्टर लोड पे। ये हमको ध्यान रखना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, ताकि एक बार में ही देख के एक बार में ही सुन लो, ताकि एक बार में आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो लोड होगा वो यूनिटी पावर फैक्टर लोड यानी रेजिस्टिव लोड, और जो कि लोड किसके बराबर होगा यहाँ पर, सर्ज इम्पीडेंस ZS के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये देख लिया कि जो सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, √L/C। ठीक है, तो यहां से हमने ये देखा कि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होती है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज रेटिंग के स्क्वायर के। साथ ही साथ सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट कैपेसिटेंस, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अंडर रूट इंडक्टेंस के। ठीक है, नेक्स्ट हमने ऐड किया कि जो ये क्या होती है, तो ये इसमें जो परमिसिबल लोडिंग होती है लाइन की, उसे हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के फ्रैक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग क्या करती है, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हमें कंपैरिजन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कि कोई लाइन जो है उसकी लोड कैरिंग कैपेबिलिटी कितनी है, उसको हम सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, मतलब ये एक प्रकार से एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, यदि कोई लोड सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर यदि इतना का इतना ही लोड कैरी कर ले, ठीक है, 100% वैल्यू कर ले, इसका मतलब क्या होता है कि वहां पर लाइन क्या है हमारी, वो लॉसलेस लाइन हो गई है। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा यहाँ पर इसको कंपनसेशन की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये साबित होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, तो अब हम, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अब हम ABCD पैरामीटर्स की टर्म में यहाँ पर इम्पीडेंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का फंडा। और यदि लोडिंग सर्ज इम्पीडेंस से लोडिंग के बराबर है, इसका मतलब वहां पर रिएक्टिव पावर क्या है, शून्य, जीरो। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिएक्टिव पावर जीरो, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो नीड ऑफ कंपनसेशन। न तो यहाँ पर इंडक्टेंस लगाने की जरूरत पड़ेगी लाइन में, न ही कैपेसिटेंस ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। हम बात करेंगे किसकी, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस
impedance in term of ABCD पैरामीटर। ठीक है, हम किसकी बात करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस इन टर्म ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। तो इसमें सबसे फर्स्ट कंडीशन होगी जिसमें हम बात करेंगे नो लोड पर। ठीक है, नो लोड कंडीशन को कंसिडर करने वाले हैं। तो कंडीशन फर्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा रिसीविंग एंड of the transmission receiving end of the transmission line operating at no load। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, जिसमें हमारा जो रिसीविंग एंड है वो क्या है, विदाउट लोड है या फिर नो लोड पे है। ठीक है, तो अब हम बात करें तो देखो हमारे पास जो वोल्टेज इक्वेशन क्या है, तो देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, ए वी आर प्लस बी आई आर। इसी प्रकार सेंडिंग एंड करंट इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सेंडिंग एंड करंट इक्वेशन हो जाएगा सी वी आर प्लस डी आई आर। देखो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि जो एबीसीडी पैरामीटर होते हैं वो किस टर्म में होता है, मतलब उनकी जो इक्वेशन किस टर्म में होती है। तो यहाँ पर ये होगा कि देखो ये इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, और इधर क्या हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट। तो इस टर्म में यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन होती है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है, हमको ध्यान रखना है इन चीजों का। तो जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पर क्या बात बोल दी है, नो लोड की कंडीशन। नो लोड इसका मतलब रिसीविंग एंड साइड पे कोई लोड नहीं है, और रिसीविंग एंड साइड पे यदि कोई लोड नहीं है इसका मतलब रिसीविंग एंड करंट क्या होने वाला है, हमारा जीरो होने वाला है। तो देखो यहाँ पर ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन है, ठीक है, ये लाइन है अपनी। ये लाइन को हम रिप्रेजेंट कर दे किसमें, एबीसीडी पैरामीटर में। देखो यहां से हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा सेंडिंग एंड वोल्टेज वीएस। ठीक है, ये हमारा सेंडिंग एंड करंट आईएस। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये रिसीविंग एंड करंट आईआर, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज वीआर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नो लोड पे, तो इधर लोड कोई कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही नो लोड की बात आ रही है इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो रिसीविंग एंड करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा ओपन सर्किट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट है। तो हम जैसे ही यहाँ पर रिसीविंग एंड करंट की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं। ठीक है, जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये देखो कि जो इक्वेशन फर्स्ट है वीएस, ये क्या हो जाएगा, एवीआर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आईएस, क्या हो जाएगा, सीवीआर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इम्पिडेंस चाहिए। और देखो इम्पिडेंस क्या होता है, ठीक है, इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, जेड। तो जो इम्पिडेंस होगा वो कौन सा होने वाला है, यहाँ पर इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, और कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ये है कि जो आउटपुट साइड है वो क्या है, ओपन सर्किट है। ठीक है, आउटपुट साइड क्या है, ओपन है। तो हम यहाँ पर इम्पिडेंस की बात करें तो जो हमारा इम्पिडेंस है वो क्या हो जाएगा, तो इम्पिडेंस हो जाएगा जेड। ठीक है, ये क्या है, ओपन सर्किट इम्पिडेंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, है तो ये इनपुट साइड का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो भी इनपुट साइड का ही कहलाएगा, बट वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी। ये क्या है, इनपुट इम्पिडेंस है ये, बट ये क्या है, ओपन सर्किट। तो हमने इसको क्या कहां से डिनोट कर दिया, ओसी से, ओसी से। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, आउटपुट ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। ठीक है, ये क्या है, आउटपुट ओपन सर्किट और इनपुट इम्पिडेंस।
ठीक है। तो हम इसको डिनोट कर रहे हैं किससे, जेड ओ एस से, ओसी से, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, जेड ओसी। तो ओसी तो देखो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, तो इनपुट इम्पिडेंस की बात करें तो इनपुट में वोल्टेज क्या है, वीएस, और करंट क्या है, आईएस। तो ये इनपुट इम्पिडेंस है, तो इनपुट इम्पिडेंस को हम किससे लिख देंगे, वीएस डिवाइड बाई आईएस से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो दो इक्वेशन है ये इनका हमें क्या करना है, आपस में डिवीजन करना है। तो वीएस की वैल्यू हम पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए वी आर, ठीक है। और ये क्या है, सी वी आर। अब वी आर से वी आर कैंसिल आउट कर दो। तो ये जो हमारा ओपन सर्किट इम्पिडेंस है ये क्या आ जाएगा, ओपन सर्किट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, ए बाई सी, ठीक है। ये आगे हमारा ओपन सर्किट इम्पिडेंस, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये कैसे आया, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं कि इसके दोनों केसेस में हम इनपुट इम्पिडेंस की ही बात कर रहे हैं। इनपुट इम्पिडेंस है ये, बट आउटपुट क्या है, ओपन सर्किट है। तो ये आउटपुट ओपन सर्किट किया मतलब आईआर को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो आईआर को जीरो किया तो हमारा जो ओपन सर्किट इम्पिडेंस क्या बन रहा है, वीएस बटा आईएस। यही वैल्यू हमने अभी पुटअप करी तो क्या आ गया, ए बाई सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओपन सर्किट इनपुट, ओपन आउटपुट ओपन सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, जिसको हमने कहां से रिप्रेजेंट किया, जेड ओसी से, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा केस वो कैसा होगा, तो जो नेक्स्ट केस होने वाला है जिसमें हम रिसीविंग एंड की ही बात करेंगे, बट जो ऑपरेट होगी वो लाइन किस पे होगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन पे, ठीक है। तो हम उसको भी यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी हमारी, सेकंड कंडीशन हो जाएगी कि रिसीविंग एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेटिंग एट शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। कंडीशन कौन सी होगी, शॉर्ट सर्किट कंडीशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पहले हम नेटवर्क बना देते हैं। तो देखो ये हमारा नेटवर्क हो गया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी, अगेन ये हमारा वोल्टेज हो गया, ठीक है। ये हमारा करंट हो गया, ये आई आर हो गया, और ये हो जाएगा वी आर, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। क्या करने वाले हैं, यहाँ पर शॉर्ट करने वाले हैं। तो हमने क्या कर दिया, इसको इस प्रकार से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ये हो गया हमारा शॉर्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट कंडीशन आ गई, मतलब हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। और ये क्या होगा, आई आर जो होगा ये किसके बराबर होगा, ये शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, शॉर्ट सर्किट करंट के बराबर हो गया। तो हम उसी अगेन इक्वेशन में हम क्या पुटअप कर देंगे, यहाँ वी आर की वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो पुटअप कर देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, पुट करेंगे वी आर इज इक्वल टू जीरो। जैसे जीरो पुटअप किया तो यहाँ पर देखो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या बचा यहाँ पर, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा बी आई आर, ठीक है। ये क्या बचा हमारा, बी आई आर। और जो हमारा जो सेंडिंग एंड करंट आई एस है वो कितना बचेगा, वो हो जाएगा डी आई आर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी आई आर। अब हम बात किसकी करने वाले हैं, अगेन हम बात करेंगे आउटपुट शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। आउटपुट शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस मतलब अगेन वी एस डिवाइड बाई आई एस। तो हम इसको यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो हम लिख देंगे आउटपुट शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है। आउटपुट शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पिडेंस। तो जैसे ही हम बात करेंगे शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस की बात कर रहे हैं, तो ये इनपुट बट कौन सा है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, वी एस डिवाइड बाई आई एस। तो क्या है वी एस की वैल्यू, बी आई आर डिवाइड बाई आई एस की वैल्यू क्या है, डी आई आर। मैं आई आर से आई आर कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस क्या हो जाएगा,
बी डिवाइड बाय डी। ठीक है, ये हो गया मेरा शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है। तो दोनों इम्पीडेंस हमने देख लिया, ओपन सर्किट भी और शॉर्ट सर्किट भी। अब देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज ऐड करता हूँ, है ना। अब यदि मैं क्या करूं यहाँ पर कि मैं यहाँ पर ये जो दोनों इक्वेशन है ये, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, यदि इन दोनों का यदि मैं प्रोडक्ट करूं, ठीक है, देखो ऐसा क्यों करने वाला हूं, तो देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक कंडीशन हमको पता है, कौन सी कंडीशन होती है, सिमेट्रिकल कंडीशन। तो देखो इन केस ऑफ सिमेट्रिसिटी जो पैरामीटर ए होगा वो किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, पैरामीटर ए किसके बराबर होता है, डी के बराबर। तो हम इसको हमको ये पता है, ठीक है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, कि फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क जो ए होता है वो किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। ठीक है, किसके बराबर होता है, ए डी के बराबर होता है। ठीक है, तो हम यदि क्या करें, यदि हम प्रोडक्ट करें किसका, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दो इक्वेशन का प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो इक्वेशन का प्रोडक्ट कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम कर रहे हैं जेड ओ सी इंटू जेड एस सी। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी एस बटा आई एस, इसका क्या है, वी एस बटा आई एस। ठीक है, ये भी क्या है, वी एस बटा आई एस इक्वल टू, देखो ये इस वी एस बटा आई एस की वैल्यू क्या है, ए बाई सी, यानी कि जेड ओ सी की वैल्यू क्या है, ए बाई सी। इसकी वैल्यू क्या है, बी बाई डी। अब देखो हमने क्या बात की कि रेसिप्रोकल नेटवर्क के लिए ए और डी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए से डी को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो यहां से तो यहां से क्या हो रहा है, वी एस बटा आई एस इंटू वी एस बटा आई एस की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, तो ये हो रही है बी बाई सी। क्या हो रहा है, बी बाई सी। क्यों हो रहा है बी बाई सी, क्योंकि ए से डी कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि हमने क्या माना, ये एक सिमेट्रिकल नेटवर्क, और सिमेट्रिकल नेटवर्क के लिए ए क्या बराबर होता है, डी क्या बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिमेट्रिकल नेटवर्क हो गया। तो ये हो जाएगा क्या यहाँ पर, ये हो जाएगा वी एस स्क्वायर बटा आई एस स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी बाई सी। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहां से इसका स्क्वायर हटाऊंगा, ठीक है, जैसे ही मैं वी एस बटा आई एस का स्क्वायर हटाऊंगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ओ सी इंटू एस सी, जो क्या होगा, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में चला जाएगा। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, अंडर रूट बी बाई सी के बराबर हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, देखो ये यहाँ पर क्या है, ये किसके बराबर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो गया। ठीक है, किसके बराबर हो गया ये, तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो गया। इसके बराबर हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो गया। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट किया था ये किसके बराबर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बराबर हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन होता है किसका, ओपन सर्किट इम्पीडेंस का और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस का। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये नोट कर लेते हैं, हम क्या नोट करेंगे, ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस
impedance ZZ of the line, characteristic impedance ZC of the line is equal to the geometric mean of the open circuit and short circuit इम्पिडेंस। ठीक है, तो क्या यहाँ से हमें देखने को मिला, तो ये हमारा क्या इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये भी हमें एक स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कैसा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो हमको ये पूछ सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस होता है वो क्या जियोमेट्रिक मीन होता है इन दोनों का, ठीक है, या फिर अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी करके हमको कंफ्यूज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि देखो ये प्रोडक्ट है दोनों का, है ना, अंडर रूट में, तो ये क्या हो जाएगा, एक जियोमेट्रिक मीन होता है किसका, ओपन सर्किट इम्पिडेंस का और शॉर्ट सर्किट इम्पिडेंस का। तो देखो आज हमने जो भी बातें की है, जैसे कि हमने सर्ज इम्पिडेंस को लेकर बात की थी, तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कब होती है, वो यूनिटी पावर फैक्टर के केस में होती है। तो ये हमारा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये है कि जो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होती है वो प्रोपोर्शनल होगी वोल्टेज के स्क्वायर के। ठीक है, वोल्टेज कौन सा रहेगा, लाइन वोल्टेज रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज मैंने यहाँ पर शायद मिस कर दी है कि देखो जो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग थी, ठीक है, सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग थी वो क्या थी, VL स्क्वायर डिवाइड बाई ZS, जो कि कहाँ में होगी, मेगावाट में होगी। वैसे तो मैंने आपको ये थ्योरेटिकली नोट करवा दिया है, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि ये मेगावाट में होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए इंडक्टेंस के। ठीक है, उसके बाद सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होती है, एक स्टैंडर्ड लोडिंग होती है जो कि हम कंपैरिजन में काम करते हैं कि कोई लाइन कितना लोड कैरी कर पा रही है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की किसकी, तो जो एबीसीडी पैरामीटर्स की टर्म में हमने कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस को देखा। तो इसमें हमने ये देख लिया कि जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस है, ठीक है, वो ओपन सर्किट केस में क्या हो जाएगा, A/C होगा, और शॉर्ट सर्किट केस में क्या होगा, B/D होगा। जब हम दोनों का प्रोडक्ट करके देखते हैं तो हमें क्या मिला, B/C मिला। ठीक है, तो यही इंपेडेंस हमें क्या देखने मिला कि यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस होगा वो क्या होता है, अरिथमेटिक नहीं जियोमेट्रिक। क्या, अरिथमेटिक नहीं जियोमेट्रिक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जियोमेट्रिक मीन होता है किसका, ओपन सर्किट इंपेडेंस का और शॉर्ट सर्किट इंपेडेंस का। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, आज हम क्लास को यहीं पर रुकने वाले हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेवलिंग वेव की बात करेंगे, जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखने वाले हैं वहां पर, जिसमें हम बात करेंगे कि हम ट्रांजिएंट एनालिसिस क्यों करते हैं लाइन का। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम या पावर सिस्टम में हम ट्रांजिएंट एनालिसिस क्यों करते हैं। उसके बाद हम कुछ केसेस बात करेंगे, जैसे कि जो हमारा इम्पिडेंस में जो कुछ कॉफिशिएंट होने वाले हैं यहाँ पर, ट्रांजिएंट कॉफिशिएंट जो होते हैं, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, उसकी बात करेंगे। उनके टर्म में हम जंक्शन में जो भी केसेस होंगे ट्रांजिएंट वोल्टेज का, ठीक है, रिफ्लेक्शन वोल्टेज का, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं, और हम तो चाहते हैं कि आप शेयर भी करो इसको। ठीक है, हमें उस प्रकार से रिस्पांस नहीं मिल रही है, मजा नहीं आ रहा है। हम चाहते हैं कि थोड़ा रिस्पांस मिले ताकि हम और अच्छे से, हमको थोड़ा प्रोत्साहन चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।